हमारी कहानी 100 साल पहले शुरू होती है जब एक बहुत बड़ा उल्कापिंड कॉन्टिनेंट पर गिरा। उसके थोड़ी देर बाद उस पत्थर के अंदर से जर्स नाम के बड़े कीड़े निकले और पूरी दुनिया में तेजी से फैल गए। ये खतरनाक जीव तुरंत इंसानों से लड़ने लगे, लेकिन इंसानों की बंदूकों ने बहुत सारे जीवों का सामना नहीं कर पाई। इसकी वजह से इंसान ने बहुत सारी जमीनों खो दी। कई सालों बाद एक बहुत होशियार आदमी ने एक तरीका बनाया जिसे स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। इस ताकत से औरतें लड़ने वाली स्पिरिट बन सकती हैं और आदमी उनके मास्टर बन सकते हैं। और इस नई ताकत की वजह से इंसानों ने अपनी बची हुई थोड़ी सी जमीन बचा ली। 100 साल बाद आज के दिन एक भीड़ एक बड़े चमकते गुलाबी क्रिस्टल के पास जमा होती है। फिर टेस्ट शुरू होता है। जब एक जवान औरत उस क्रिस्टल को छूती है, जांच करने वाला कहता है कि जवान औरत को एक कमजोर रैंक की सीओडी मिली है। तुरंत बाद वो लड़का कम रिजल्ट से दुखी होकर चली जाती है क्योंकि उसे बहुत कम लेवल मिला था। जबकि हमारा हीरो हान जॉन सोचता है कि अभी भी समारोह में आया है और उसे नहीं पता कि उसे क्या ताकत मिलेगी। जांच करने वाला अगले इंसान को बुलाता है, जवान शाओमी को। वो लाल बालों वाली लड़की पूरे विश्वास के साथ आगे आती है। फिर वो क्रिस्टल को छूती है जो स्टेज पर बहुत तेजी से चमकने लगता है। रोशनी इतनी तेज होती है कि उस जवान लड़की की आंखें चौंधिया जाती हैं। अचानक एक बहुत शक्तिशाली भाला दिखाई देता है। ये देखकर बूढ़ा जांच करने वाला हैरान रह जाता है कि उस जवान लड़की को इमॉर्टल ब्लड स्पेयर मिला है जो एक एस रैंक का सामान है। भीड़ भी लड़की की ताकत से हैरान है। लोग कहते हैं कि अगर वो किसी उतने ही ताकतवर इंसान के साथ मिल जाए तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन अपना सामान मिलते ही वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड हान जॉन के पास जाती है जो कहानी का हीरो है। शाओमी उसे थोड़े तरीके से कहती है कि वो रिश्ता खत्म करना चाहती है क्योंकि अब वो दोनों बिल्कुल अलग लेवल पर हैं। बाद से वो जवान लड़का बिल्कुल चुप रह जाता है। फिर वो लड़की मुड़कर उसे कहती है कि अब से उसे भूल जाए। इस वजह से कुछ लड़के इस हालत पर हंसने लगते हैं हान जॉन के ऊपर। हान जॉन को शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। पहले हीरो हमेशा उस लाल बालों वाली लड़की की बात मानता था। वो उसे मसाज देता था और उसका खाना भी बनाता था। अगले सीन में पिछली बातें याद करते हुए शाओमी अपना लंच फेंक देती है और हान जॉन को नीचा दिखाती है कि हान जॉन उससे मिन्नतें करता है कि वो रिश्ता ना तोड़े। अब इस वक्त कुछ बदमाश लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि उसने अपनी ताकतवर गर्लफ्रेंड खो दी थी। वो कहते हैं कि वो उसकी इज्जत के लायक नहीं था। लेकिन हान जॉन पक्के तरीके से जवाब देता है कि अभी भी कुछ तो हो सकता है, उसे एस रैंक या उससे ज्यादा ताकत मिल सकती है। यह सुनकर वो लाल बाल वाली लड़की उसके चेहरे पर हंसती है। वो कहती है कि हान जॉन कभी भी उस लेवल की ताकत के लायक नहीं होगा। फिर हान जॉन की बारी आती है टेस्ट देने की और वो धीरे से क्रिस्टल की तरफ बढ़ता है। क्रिस्टल को छूता है तो पहले तो कुछ नहीं होता, जिससे सब लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही भीड़ उसका मजाक उड़ाने लगती है, अचानक स्टेज पर एक तेज रोशनी फूट पड़ती है। जवान हान जॉन को ट्रिपल एस रैंक की एक खास ताकत मिलती है। वो कमाल की डिवाइन रिकॉग्निशन सबको हैरान कर देती है। तुरंत वहां मौजूद सब औरतों का रवैया बदल जाता है और वो हीरो की तरफ लपक पड़ती है। एक नीले बाले वाली लड़की तो ये भी कहती है कि वो एक कॉस्प्ले प्लेयर है और उन्हें उसके घर पर बहुत मजा आएगा। हीरो मुंह मोड़ लेता है। वो कहता है कि ये सब औरतें सिर्फ दिखावा करती हैं और उसकी तरक्की में रुकावट बनेगी। फिर वो जवान लड़का अपनी स्टेटस विंडो देखने लगता है। स्क्रीन दिखाती है कि उसकी ताकत डिवाइन है। उसके पास कई खास शक्तियां हैं जो कहानी में आगे बताई जाएंगी। वक्त उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड शाओमी पूरी हिम्मत के साथ उसके पीछे आती है। वो पूछती है कि क्या वो उसके साथ एक जोड़ी बनाना चाहता है। हीरो चुप रह जाता है और उसके प्रपोजल पर सोचने लगता है। वो अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करके उस लाल बाल वाली लड़की का स्टेटस चेक करता है। अपनी ताकत से हैरान है जो उसे सच में शाओमी के कॉन्ट्रैक्ट की सारी छुपी हुई जानकारी देखने देती है। सीधे सीधे हमारा हीरो उस पूरे प्रपोजल को मना कर देता है। हान जॉन अपनी नई ताकत के साथ बेहतर प्रपोजल ढूंढते हुए चले जाता है। कुछ देर बाद बहुत सी लड़कियां एक और जवान लड़की का मजाक उड़ा रही होती हैं। उस लड़की के पास सिर्फ खूबसूरती है, लेकिन वो सिर्फ ई रैंक की है। लड़कियां उसकी स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट्स का नीचा दिखाती हैं। वो कहती हैं कि वो अपने कम लेवल की वजह से अकेडमी से ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। जल्दी ही हम उस जवान लड़की शिया हुई से मिलते हैं जो अकेली है और लोगों के बुरे कमेंट से दिखी है। वो सोचती है कि लोग उसके साथ ऐसा क्यों करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका रैंक कम है। शिया वहां से भाग जाती है और रास्ते में हीरो से टकराती है। जब वो लड़की पीछे गिरने वाली होती है, हमारा हीरो उसे मजबूती से पकड़ लेता है। वो पूछता है कि क्या वो ठीक है। ये पक्का करने के बाद कि वो ठीक है, हान जॉन उसका स्टेटस चेक करता है और तब वो कुछ बहुत ही कमाल की चीज देख लेता है। उसे पता चलता है कि
पहले ही वो ई रैंक की है। उस लड़की के पास दुनिया के 10 सबसे ताकतवर आइटम्स में से एक है। ये देखकर हमारा हीरो हैरान रह जाता है। शिया कुछ बोल नहीं पाती, जबकि हान जॉन कहता है कि सब ठीक है। बालों को हल्का सा छूते हुए वो पूछता है कि क्या वो उसकी ऑफिशियल पार्टनर बनना चाहेगी। यह सुनकर लड़की बहुत शर्मा जाती है, जबकि आसपास की लड़कियां उसकी चॉइस से गुस्सा हो जाती हैं। तभी डायरेक्टर चिंपू बीच में आता है। वो कहता है कि हीरो इतना लापरवाह नहीं हो सकता। डायरेक्टर कहता है कि किसी को पल भर के इमोशन पर पार्टनर नहीं चुनना चाहिए, और इससे पहले कि शिया मना कर पाती, एक आदमी जोर से चिल्लाता है कि रुक जाओ। एक ताकतवर आदमी आता है और सबकी बात रोक देता है। वो कोई और नहीं बल्कि शाओमी का दादा होता है। वो कुछ देर पहले ही हीरो से रिश्ता तोड़ चुकी थी। वो गुस्से में पूछता है कि हीरो ने अपनी ट्रिपल एस ताकत का यूज उसकी पोती को डराने के लिए क्यों किया। वो हीरो की शर्ट पकड़ लेता है और कहता है कि ये उसका घमंड है, और वो लड़के को थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। कहता है कि यही उसका एंड है। वो डायरेक्टर चिंपू होता है जो उसे शांत रहने को कहता है। फिर वो ताकतवर आदमी कहता है कि वो तभी जाएगा जब उसकी पोती के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। हान जॉन बीच में बोलता है कि वो शिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, चाहे कुछ भी हो। वो शिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चलो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करते हैं, लेकिन लड़की को लगता है कि वो हीरो को रोक रही है। बिना सोचे हीरो कहता है कि वो इसके लायक है। अचानक चमकती हुई जंजीरें जैसे रोशनी दोनों के आसपास दिखने लगती हैं। जैसे ही हान जॉन अपनी डिवाइन परसेप्शन एक्टिवेट करता है, सिया चीख पड़ती है और उसके आसपास एक बैगनी गोला बन जाता है। फिर वो लड़की एक शानदार सुनहरी तलवार में बदल जाती है। सिस्टम तुरंत अनाउंस करता है कि कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल हो गया है। वो तलवार हवा में तैरने लगती है। कुछ देर बाद सिया अपने इंसानी रूप में वापस आ जाती है और हीरो के गले लगाकर रो पड़ती है। वो जज्बात में आकर जोर जोर से चीखने भी लगती है। पोती और दादा को भीड़ से दूर जाते हुए देखते हैं। पोती हीरो से हुई बेइज्जती की शिकायत करने लगती है, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि इसकी चिंता ना करे। दादा आगे कहता है कि उसने अगले दिन के टेस्ट के लिए एक बुरी चाल चल दी है ताकि वो हान जॉन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। फिर वो आदमी पूछता है कि वो जवान लड़की इस एहसान का बदला कैसे चुकाएगी। वो लड़की खुश होकर अपने दादा को गले लगा लेती है और उसे थैंक यू के लिए अपने घर वीडियो गेम खेलने बुलाती है। गैमलर चेहरे के साथ दादा कहता है कि वो मान गया और कहता है कि उनकी रात अच्छी गुजरेगी। कुछ घंटों बाद मीडिया में स्टूडेंट्स की नई ताकत और हान जॉन के केस पर रिपोर्ट्स आती हैं कि दादा फोन देख रहा है और लाल बालों वाली लड़की को छेड़ रहा है। वो लड़की से पूछता है कि वो किस चीज में अच्छी है और वो जवाब देती है कि वो हर चीज में बेस्ट है। सीन एंड होता है जब शाओमी थक कर अपने बेड पर लेटी होती है। अगली सुबह कैफेटेरिया में कोई उसकी प्लेट में खाना डालता है। ये हान जॉन है जो अपनी नई पार्टनर के साथ शांति से लंच कर रहा होता है, लेकिन आसपास के लोग उनकी जोड़ी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। कहते हैं कि ये जोड़ी बहुत ही अनबैलेंस्ड है, एक वीक है और एक स्ट्रांग है। शियाओई हीरो को इस सिचुएशन में लाने के लिए माफी मांगती है, लेकिन हान जॉन उसे तसल्ली देता है कि वो कहता है कि उसे हर बात पर सॉरी नहीं बोलना चाहिए और कहता है कि बस ब्रेकफास्ट पर ध्यान दो वरना टेस्ट के लिए लेट हो जाओगे। तभी अचानक कोई हान जॉन को आवाज लगाता है। वो मुड़कर देखता है कि कौन है। उसे वांगलू माओ नाम का एक लड़का मिलता है जो उसका ध्यान खींचता है। वो एटीट्यूड में पूछता है कि क्या हान जॉन सच में इतना स्ट्रांग है, लेकिन हीरो उसकी बात को इग्नोर कर देता है। सिर्फ कि वो लड़का कौन है। वांगलू मान लो इंट्रोड्यूस देता है। कहता है कि वो शाओमी का नया पार्टनर है और वो भी काफी घमंडी लगता है। फिर वो हीरो का नाम पर एक फनी कमेंट करता है जिससे वांगलू माओ गुस्से में आ जाता है। शाओमी उसके हाथ पकड़कर उसे हान जॉन को इग्नोर करने को कहती है। वो हीरो को यूजलेस बोलती है और कहती है कि उसे जल्दी ही एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। जैसे ही वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, वांग लू माओ कहता है कि बात यहीं खत्म नहीं होगी। सीन के बाद अरीना में शिफ्ट होता है जहां अनाउंसर सबको बताता है कि एग्जाम शुरू होने वाला है और समझाता है कि टेस्ट के क्या स्टेजेस हैं और कम से कम एक स्टेज पास करना जरूरी है। जगह ज्यादा भरी नहीं होती, पर फिर भी एग्जामिनर पहले ही जोड़ी को बुला लेता है। ये जोड़ी शाओमी और वांगलू माओ की होती है। वो दोनों कॉन्फिडेंस में साथ बैठ जाते हैं। दरवाजे के सामने खड़े होकर उन्हें पूरे यकीन होता है कि वो जीतेंगे। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर से एक डरावना पंजा बाहर आता है। फिर एक बड़ा लेवल 7 का कीड़ा अरीना में दिखाई देता है जिसके बहुत सारे पैर होते हैं और वो काफी अजीब लगता है।
वांगलू माओ अनाउंस करता है कि अब फाइट शुरू होगी। शाओमी एक भाले में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वांगलू माओ उस मॉन्स्टर को सामना करने लगता है। वो राक्षस गुस्से में अटैक करता है, लेकिन लड़का मुश्किल से बच जाता है और तुरंत काउंटर अटैक की तैयारी करता है। फिर वो जोर से एक अटैक करता है। भाले की धार उस क्रिएचर को छेद देती है, लेकिन उसका ऊपर शेल नहीं टूट पाता। वो लड़का ऊपर जंप करता है और कहता है कि वो दोबारा अटैक करेगा। पूरे गुस्से के साथ वो सीधा मॉन्स्टर पर वार करता है। इस बार वो उसे छेदने में कामयाब हो जाता है। मॉन्स्टर दर्द से जोर से चीखता है। उसे अटैक उसकी चेस्ट पर बड़ा सा होल बन जाता है। भीड़ तुरंत एस रैंक की ताकत की तारीफ करने लगती है। एक टेलीविजन स्क्रीन पर हम देखते हैं कि राक्षस जमीन पर गिरा हुआ है। आखिर में जोड़ी ने उसे खत्म कर दिया होता है। एक खास रूम में लोगों की नज़र से दूर कुछ लोग ये फाइट देख रहे होते हैं। वो स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस का रिव्यू कर रहे होते हैं। विचिंग, जो पहले डिस्ट्रिक्ट का लीडर है, कहता है कि जोड़ी ने लो लेवल मॉन्स्टर के खिलाफ बेकार तरीके से फाइट की। उसे रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग लगता है, लेकिन तुरंत बड़ा मास्टर ली उसके सिर पर मारता है, उसकी बकवास और ऑर्डर्स का ना मानने के लिए। दूसरे डिस्ट्रिक्ट का लीडर लिन जिनशन पूरी फाइट का एनालिसिस करता है। वो समझाता है कि जोड़ी को एक ही मूव में फाइट खत्म कर देनी चाहिए थी। वो कहता है कि स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट्स सही तरीके से यूज़ नहीं हुआ, उसकी वजह से उन्हें फाइट में स्ट्रगल करना पड़ा। अरीना में वापस अनाउंसर जोर से बोलता है कि जोड़ी ने स्टेज क्लियर कर लिया है। एकेडमी में लेवल 6 तक पहुंचकर उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी बीच भीड़ हानजॉन की बुराई करने लगती है। कहती है कि उसने एस लेवल की लड़की को ठुकरा दिया और जब उसकी पार्टनर शिया हुई उसके लेवल की नहीं है। एग्जामिनर फिर नेक्स्ट जोड़ी को बुलाता है। ये जोड़ी हमारे हीरो और उसकी पार्टनर की होती है। वो दोनों एक बड़े गेट के सामने खड़े होते हैं, लेकिन अचानक हीरो को हवा में कुछ अजीब महसूस होता है। जैसे ही वो बैटलफील्ड में एंटर करता है, 10 बड़े लेवल 1 मॉन्स्टर एक साथ उन पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। हीरो एनिमीज की संख्या देखकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि यह तो सिर्फ लो रैंक टेस्ट होना चाहिए था। अरीना में लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि उसने वीक पार्टनर चूज करना कितनी बड़ी गलती हो सकती है। अनाउंसर कहता है कि डिफ़िकल्टी स्टूडेंट्स के रैंक पर डिपेंड करती है, लेकिन ये बात झूठ साबित होती है। पता चलता है कि शाओमी के दादा ने अनाउंसर को रिश्वत दी थी ताकि हीरो हार जाए और सबके सामने शर्मिंदा हो। अनाउंसर अपना मन में सोचता है कि हीरो ने गलत इंसान को नाराज़ कर दिया। इस पर फाइट स्टार्ट होती है। मॉन्स्टर गुस्से में जोड़ी की तरफ बढ़ते हैं। लड़की तुरंत एक चमकती हुई गोल्डन तलवार में ट्रांसफ़र हो जाती है। बहुत पावरफुल एनर्जी के साथ हीरो उस वेपन को यूज़ करता है और एक ही मूव में 10 के 10 मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। अरीना में लोग इस सीन को देखकर शॉक हो जाते हैं। कोई भी यकीन नहीं कर पाता कि लड़की सिर्फ ई रैंक की थी। ऑब्जर्वेशन रूम में ऑर्गेनाइजर्स भी हैरान रह जाते हैं। उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें विश्वास नहीं होता। पहले डिस्ट्रिक्ट का लीडर कहता है कि जोड़ी ने सिर्फ 1 सेकेंड में सब मॉन्स्टर खत्म कर दिया, जबकि उसे खुद 30 सेकेंड लग गए थे। लिन जॉनसन कहता है कि टेस्ट के रूल्स इस जोड़ी के लिए ठीक नहीं है। हीरो की पावर बहुत ज़्यादा है। रूम में एक और स्ट्रांग आदमी कहता है कि डिफ़िकल्टी जानबूझकर बढ़ाई गई थी ताकि स्टूडेंट्स अपनी ताकत वेस्ट ना करें, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी शौक में होता है। वो सोचता है कि जोड़ी ने ये कैसे किया और कहता है कि शायद 20 मॉन्स्टर्स ज़्यादा सही टेस्ट होते। विचलिंग कहता है कि प्रेशर बढ़ना सही रहेगा क्योंकि वो खुद ट्रेनिंग में ऐसी मुश्किलें फेस कर चुका है। रूम का सबसे बूढ़ा आदमी भी इस बात से एग्री करता है। वो देखना चाहता है कि जोड़ी की लिमिट क्या है। उनकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजर्स 20 मॉन्स्टर्स एक साथ अरीना में छोड़ देते हैं। हमारा हीरो बस अपने हाथ हल्का सा हिलाता है और आराम से बात करता रहता है जैसे कुछ नहीं हुआ, जैसे वो किसी नॉर्मल जगह पर हो और अपने सोलमेट के बारे में कैजुअली बात कर रहा हो। हानजॉन के पीछे एक बड़ा घुमाव बनने लगता है और सुनहरी तलवार उसके सामने हवा में तैरने लगती है। उनकी जगह से एक नीली लहर निकलती है और सीधा छत की तरफ बढ़ती है। वो लहर अरीना के सब राक्षसों पर एक साथ हमला करती है। फिर सब जीव जमीन पर गिर जाते हैं। वो पूरी तरह से हार चुके होते हैं। मज़ेदार बात यह है कि हीरो पूछता है कि बस इतना ही था, जैसे कि ये उसके लिए सिर्फ हल्की ट्रेनिंग हो। इससे भीड़ में बैठे लोग सोचने लगते हैं कि वो लड़का बहुत घमंडी है। ऑर्गेनाइजर्स विचलिंग फिर से रिजल्ट देखकर हैरान हो जाते हैं। इस बार वो डिसाइड करते हैं कि उसे ये जोड़ी अपनी टीम में चाहिए। तीसरे डिस्ट्रिक्ट का लीडर याक्यू आता है और कहता है कि इतनी इनएक्सपीरियंस जोड़ी को फ्रंट लाइन में भेजना ठीक नहीं है। इस बात पर ऑर्गेनाइजर्स आपस में बहस करने लगते हैं। सब डिसाइड करना चाहते हैं कि हानजॉन और शिया हुई की जोड़ी किस टीम में जाएगी, क्योंकि सबको अपनी टीम्स के लिए स्ट्रॉन्ग हेल्पर चाहिए।
थोड़ी देर बाद सेंजुकी चाउते डिस्ट्रिक्ट का लीडर्स बोलता है कि वो कहता है कि इनमें से कोई भी जगह जोड़ी के लिए सही नहीं है। वो सजेस्ट करता है कि उन्हें अपने डिस्ट्रिक्ट में पूरी जगहों की एक्सप्लोरेशन के लिए भेजना चाहिए। दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के लीडर उसकी बात सुनकर चुप रहने का डिसाइड करते हैं। तभी रूम का सबसे बड़ा बूढ़ा आदमी सबको चुप करा देता है। वो कहता है कि जो उन्होंने देखा वो अभी काफ़ी नहीं है और डिसाइड करता है कि जोड़ी का एक और टेस्ट होगा, इस बार सबसे हाईएस्ट डिफिकल्टी पर। रूम के पीछे शाओमी का दादा खड़ा होता है। वो इस डिसीजन से बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि अब हांजॉन का क्या होगा। अरीना में वापस एक बड़ा गेट दिखाई देता है। उसके सामने एक बड़ा आदमी खड़ा होता है। करप्ट एग्जामिनर अनाउंस करता है कि डिफ़िकल्टी को मैक्सिमम लेवल तक बढ़ाया जाएगा। लेवल 3 डिफ़िकल्टी पर 10 लेवल 2 के बड़े छिपकलियाँ फील्ड में आती हैं। साथ ही 10 थंडरबर्ड्स भी अपीयर होते हैं। ये देखकर भीड़ तुरंत डर जाती है। उन मॉन्स्टर्स के अटैक और डिफेंस की कोऑर्डिनेशन बहुत डेंजरस होता है। किसी के लिए भी उन्हें हैंडल करना आसान नहीं होता। लेकिन हमारा हीरो कहता है कि अब उसके एक रियल चैलेंज मिल चुका है। अब वो सीरियस फाइट करेगा। भीड़ में से वांगलू माओ कहता है कि हान जॉन बहुत घमंडी है। तभी मॉन्स्टर्स तेजी से हीरो की तरफ बढ़ते हैं। थंडरबर्ड्स एक साथ जोर की दहाड़ निकालते हैं, लेकिन हीरो बिल्कुल नहीं डरता। अपनी गोल्डन तलवार वो स्पिरिट सोल्जर्स को समन करता है। वो सोल्जर्स आगे बढ़कर चिल्लाते हैं कि सब मॉन्स्टर को ख़त्म कर देंगे। वो छिपकलियों पर स्ट्रांग अटैक करते हैं, लेकिन थंडरबर्ड्स डेंजरस लाइटनिंग अटैक्स छोड़ देते हैं जो स्पिरिट वॉरियर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब लाइटनिंग हीरो के पास आती है वो सीधा आगे बढ़ता है और तेज़ ऑरेंज ऑरा के साथ हवा में उछलता है। ये देखकर भीड़ उसकी हिम्मत पर हैरान रह जाती है। वो परफेक्ट लैंडिंग करता है और तलवार को मजबूती से पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि वो छिपकलियों पर थंडरबर्ड से गिर चुका है। तभी हांजन चिल्लाता है और अपनी रिपल्चर फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। एक जोर डियर इम्पैक्ट सब मॉन्स्टर्स दूर उड़ जाते हैं और तुरंत बड़ा आसमान से गिरते हुए नजर आते हैं। सब पूरी तरह से हार चुके होते हैं। हीरो अपनी ज़बरदस्त पावर सबके सामने दिखाई देता है। ये सब देखकर वांगलू माओ सोचने लगता है कि हांजन के अंदर और कितनी पावर छुपी है। ऑब्जर्वेशन रूम में लीडर्स भी शॉक होते हैं क्योंकि जोड़ी ने सिर्फ 2 मूव्स में सब मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया। रूम के कोने में से एक बूढ़ा मास्टर सोचता है कि फाइट के दौरान सिया हुई की पावर्स भी बढ़ गई थी। फिर वह तुरंत अपने नौकर को बुलाता है। नौकर तेज रफ्तार से अपने मास्टर के पास पहुंचता है, अपनी पूरी वफादारी दिखाते हुए। नौकर ने पूछा कि उसके लिए क्या ऑर्डर्स हैं। प्रोफेसर ने कहा कि उसे अपनी स्पेशल पावर का यूज़ करके हान जॉन के असली पावर लेवल का पता करना है। नौकर ने जवाब दिया कि उसने पहले भी टेस्ट के दौरान कोशिश की थी, लेकिन हान जॉन के बारे में कुछ भी रीड नहीं कर पाया। उसने कहा कि यह बिल्कुल वैसा ही मिस्टीरियस केस है जैसा लिंजिंग का था। ये सुनकर मास्टर हैरान रह गया। वो मुड़कर पूछता है कि क्या टेस्टिंग क्रिस्टल ने गलत रीडिंग दी थी शिया हुई की हिडन पावर्स की वजह से। नौकर कहता है कि यह पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मास्टर को पूरी सिचुएशन बहुत अजीब लगती है। बूढ़ा आदमी कहता है कि लिनजिन का हान जॉन से जल्दी मिलना जरूरी है। फिर भी एक सवाल प्रोफेसर को परेशान करता है। वो नौकर से पूछता है कि उन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट्स का स्पिरिचुअल टैलेंट क्या है। नौकर सीरियस टोन में बताता है कि उसका नाम श्योंगोस ट्रेपोड है। सीन्स वापस अरीना में हीरो के पास शिफ्ट होता है। एग्जामिनर पूछता है कि क्या हान जॉन नेक्स्ट चैलेंज के लिए रेडी है। बिना एक सेकंड सोचे हान जॉन कहता है कि वो रेडी है। अचानक पोर्टल से लेवल 4 मॉन्स्टर की भीड़ निकलती है। वो सब गुस्से में दहाड़ते हुए अटैक करते हैं। एक बड़ा सेंटापीड हीरो की तरफ बढ़ता है, लेकिन हान जॉन आसानी से उस अटैक से बच जाता है। फिर वो अपने मैजिकल स्वॉर्ड के थ्रू एक पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है। एक ही मूव में वो सामने के सब मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। फिर भी पोर्टल से और मॉन्स्टर्स आते रहते हैं। हान जॉन डिसाइड करता है कि वो अपनी लिमिट्स टेस्ट करेगा। वो अपनी पावर से एक बड़ा स्टॉर्म क्रिएट करता है जो अपने रास्ते में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। थोड़ी देर में वो सब मॉन्स्टर को हरा देता है और चैलेंजेस को क्लियर करते हुए आगे बढ़ता है। वो सीधा लेवल 9 तक पहुंच जाता है। फाइट के बाद सब मॉन्स्टर ज़मीन पर बिखरे पड़े होते हैं, उसके ज़बरदस्त पावर के सामने हार चुके होते हैं। तब एग्जामिनर अनाउंस करता है कि हान जॉन लेवल 9 पास कर चुका है और यहीं टेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन सबको शॉक देते हुए हान जॉन कहता है कि वो लेवल 10 के लिए ट्राई करेगा। ये सुनकर एग्जामिनर भी हैरान रह जाता है। भीड़ सोचती है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि हान जॉन ने अभी अभी अपनी पावर्स को जगाया है। फिर भी वो अनहियर्ड लेवल को चैलेंज कर रहा है।
सीन्स विचलिंग पर शिफ्ट होता है। वो कहता है कि वो खुद सिर्फ लेवल 9 तक पहुंच पाया था अपनी पीक पावर के टाइम पर। एक फ्लैशबैक में उसका रिकॉर्ड दिखाया जाता है। अगर हांजो लेवल 10 जीत जाता है तो वो एकेडमी का हिस्ट्री बना देगा। इस वजह से डिस्ट्रिक्ट लीडर्स आपस में लड़ने लगते हैं। सब हांजन को अपनी टीम में लेना चाहते हैं। लिन जीवन अपनी चश्मे नीचे करता है और लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। उसके आसपास एक पर्पल ऑरा निकलने लगती है। वो कहता है कि ये फाइट अब रुक नहीं सकती। सीन वापस अरीना में आता है। व्हाइट हेयर एग्जामिनर कहता है कि वो हान जॉन को रोकेगा नहीं, लेकिन वार्निंग देता है कि थकने की वजह से वो हार सकता है। हान जॉन कहता है कि उसे सिर्फ एक मोमेंट रेस्ट चाहिए। एग्जामिनर कहता है कि रूल के हिसाब से ब्रेक 5 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन हान जॉन कहता है कि उसे सिर्फ एक गाने जितना टाइम चाहिए और तुरंत उसकी हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। वो देखकर स्टैंड्स में सब लोग हैरान हो जाते हैं। इससे देखने वालों को एहसास होता है कि भले ही हीरो उसकी तलवार शिया हुई अपनी ताकत में अलग है, लेकिन उनकी जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। ऑफिस में वापस डायरेक्टर लीडर्स के बीच झगड़ा बढ़ता जा रहा होता है। सब डिसाइड करना चाहते हैं कि ये पावरफुल जोड़ी किसको मिलेगी। तभी रूम में कोने में किसी की जोर से खांसी सबको ध्यान खींच लेती है। ये लिन जुनजुन होता है, 5वें डिस्ट्रिक्ट का लीडर। वो पूछता है कि क्या बाकी लोग सच में लड़के को सिर्फ फाइट के लिए यूज़ करेंगे, चाहे हान जॉन हीलिंग और एनर्जी रिकवरी में कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो। लीडर विजलिंग और लिन जिनचेन उसकी तरफ देखते हैं। वो पूछते हैं कि क्या वो भी उस लड़के के लिए लड़ना चाहता है। लुई कहता है कि हाँ, क्योंकि वो लड़का बैटलफील्ड में डेथ्स कम कर सकता है, लेकिन तुरंत 2 मास्टर उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। जैसे ही फाइट होने वाली होती है, प्रोफेसर ली बीच में आकर सबको रो देते हैं। वो सबको एक इम्पॉर्टेंट बात समझाते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी पहले से फिक्स है। पहला डिस्ट्रिक्ट डिसेसिव बैटल्स हैंडल करता है, दूसरा स्ट्रेटजी बनाता है, तीसरा एक्सपेंशन पर काम करता है, चौथा एक्सप्लोरेशन और इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है, पांचवा हीलिंग का जिम्मा संभालता है और छठा सर्विलेंस करता है, सातवां समुंदर के पार ऑपरेशन करता है और आठवां सीक्रेट मिशन हैंडल करता है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स मिलकर डक्सिया को स्ट्रांग बनाते हैं और दुनिया में बैलेंस बनाए रखते हैं। प्रोफेसर ली कहते हैं कि उन्होंने कभी 9th डिस्ट्रिक्ट बनने का सोचा था, लेकिन कभी उसे आइडिया पर काम नहीं हुआ। सीन फिर एक बड़े मॉन्स्टर पर शिफ्ट होता है जो डुई के बीच जोर से दहाड़ रहा होता है। उसका नाम जर्क है, एक लेवल 3 मॉन्स्टर जिसे फ्लेमिंग बीस्ट के नाम से जाना जाता है। प्रोफेसर ली एक्सप्लेन करता है कि अगर हीरो 3 मिनट तक जिंदा रहा तो वो 10th राउंड क्लियर मान लिया जाएगा। अचानक फ्लेमिंग बीस्ट जोर से दहाड़ता है। उसकी रॉर की शॉक वेव पूरे अरीना में फैल जाती है। कई लोग हवा में उछल जाते हैं। भीड़ डर कर पूछती है कि हीरो वहाँ क्यों खड़ा है, क्या वो सच में इतने डेंजरस मॉन्स्टर से लड़ना चाहता है। उसी वक्त हान जॉन और शिया हुई के बीच एक इमोशनल मोमेंट आता है। हीरो अपनी तलवार से पूछता है कि क्या वो रेडी है और बिना डरे वो आगे बढ़ता है। मॉन्स्टर भी पूरी ताकत से अटैक के लिए रेडी होता है। जर्क अपना बड़ा मुंह खोलता है और एक ह्यूज फायर बॉल हीरो की तरफ फेंकता है। वो आग का गोला हवा को चीरते हुए सीधा उसकी तरफ आता है। हीरो लास्ट मोमेंट पर बच जाता है, साइड में झुककर अटैक करता है। उसके पीछे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो फायर अटैक के इम्पैक्ट से होता है। हान जॉन तुरंत काउंटर के चांस पकड़ लेता है, अपनी सारी माना तलवार में जमा करता है और पावरफुल अटैक के लिए रेडी हो जाता है। वो हवा में जंप करता है और जोर से चिल्लाता है अपनी एनर्जी गैदरिंग करने के लिए। इतनी पावरफुल एनर्जी निकलती है कि हवा का झोंका सबको हिला देता है। एक गंजे आदमी का विग भी उड़ जाता है। आसपास के लोग बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इतनी प्रेशर वाली एनर्जी को संभालना मुश्किल होता है। फिर हान जॉन्ग एक कंसंट्रेटेड एयर अटैक करता है सीधा फ्लेमिंग बीस्ट की तरफ। तुरंत उसके सामने एक बड़ा स्टॉर्म बनने लगता है। वो तेजी से घूमते हुए मॉन्स्टर को हिट करता है। जर्क मॉन्स्टर उस अटैक की पावर से महसूस करता है और समझ जाता है कि वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा। फिर हम देखते हैं कि जर्क हवा में बहुत ऊपर उछल जाता है। वो एक छोटी सी गुड़िया की तरह घूमते हुए हवा में उड़ पड़ता है। जैसे ही वो कंट्रोल खो देता है, फ्लेमिंग बीस्ट अपनी आखिरी दहाड़ निकालता है। अपने अंतिम पलों में वो पूरी तरह निराश होता है। कुछ ही पल में वो बड़ा राक्षस हवा में जबरदस्त ताकत से टुकड़े टुकड़े हो जाता है। सिर्फ उसके छोटे छोटे पीसेस हवा में उड़ते रह जाते हैं। भीड़ में लोग हीरो की इस पावर को देखकर हैरान रह जाते हैं। इतनी मुश्किल चैलेंज को इतनी आसानी से कंप्लीट करना सबको शॉक कर देता है।
शाओमी और उसका नया पार्टनर वांगलू माओ भी इस सीन को देखकर चुप हो जाते हैं। उनके चेहरे पर जलन के साथ साथ हैरानी भी होती है। अटैक के बाद हान जॉन खुद सोचता है कि इतनी हाई लेवल पावर का यूज उसकी बॉडी के लिए फ्यूचर में डेंजरस हो सकता है। अचानक उसके आसपास की वर्चुअल दुनिया हिलने लगती है। यह सिग्नल होता है कि सिमुलेशन फाइट खत्म हो चुकी है। उसी वक्त एक मिस्टीरियस आदमी सामने आता है। वो कहता है कि उसे खुशी है कि हानजॉन ने चैलेंज कंप्लीट कर लिया और नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच गया। जब हीरो पूछता है कि वो कौन है, तो आदमी अपना नाम लिन जिनवन बताता है और कहता है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट का इम्पोर्टेंट लीडर है। फिर वो सीधा एक टफ सवाल पूछता है। वो जानना चाहता है कि आने वाली जंग में कौन जीतेगा। हानजॉन जवाब देता है कि जर्क शायद जीत सकते हैं, लेकिन इंसान कभी हार नहीं मानेंगे। वो कहता है कि वो हार कीमत पर लड़ेगा ताकि सब लोग शांति से जी सके। ये जवाब सुनकर पास खड़े एक बूढ़ा आदमी जोर से ताली बजाता है। वो आगे आता है और पूछता है कि क्या हानजॉन उसका शायशा बनेगा। लिन जीविन बताता है कि ये मास्टर ली हैं। उन्हें देखते ही हीरो समझ जाता है कि ये एक लेजेंडरी इंसान है। ये ली शुटसुंग है, डक्सिया का सबसे पावरफुल लोगों में से एक। फिर हम उसका पास्ट देखते हैं। 100 साल पहले जब 3 जर्क एम्परर्स ने डाक्सिया पर हमला किया था, तब सब कुछ खत्म होने वाला था। लेकिन उस वक्त ली शुटसुंग ने अकेले ही उन तीनों से लड़ाई की और उन्हें हराकर डाक्सिया को बचा लिया। प्रेजेंट में वापस आकर हानजॉन पूछता है कि क्या वो सच में उसे साइशा बनाना चाहते हैं। मास्टर ली हाँ बोलते हैं। हानजॉन रिस्पेक्ट के साथ उन्हें प्रणाम करता है। वो इतने बड़े लीजेंड से ट्रेनिंग लेने का मौका पाकर खुश होता है। सब स्टूडेंट्स में से वही एक था जो इस ट्रेनिंग के लायक था, क्योंकि ये उनकी पहली मुलाकात थी। मास्टर उसे एक रिंग गिफ्ट में देते हैं। ये कोई नॉर्मल रिंग नहीं होती, ये एक स्पेशल इन्वेंट्री आइटम था जो एक जर्क एम्परर की हड्डी से बना था। इसमें एक डेंजरस ऑरा भी थी। मास्टर उसे वार्न करते हैं कि इस रिंग का यूज संभल कर करे। ये लो लेवल जर्स को डरा देती है, लेकिन हाई लेवल जर्स को और ज़्यादा अग्रेसिव बना देती है। वो कहते हैं कि अगर चाहे तो उसे ना भी करे, लेकिन हानजॉन बिना डरे रिंग रखने का डिसीजन ले लेता है। मास्टर खुश होते हैं कि उनका शिष्य डरपोक नहीं है। वो हल्का सा मजाक भी करते हैं कि एग्जामिनर की तरफ देखकर। फिर मास्टर हानजॉन और शिया हुई दोनों को उनकी सक्सेस के लिए बधाई देते हैं और उनके खाने पर बुलाते हैं। उसके बाद वो सबको रेस्टोरेंट में जाते हैं अपनी जीत सेलिब्रेट करने के लिए और नए गुरु शिष्य रिश्ते की शुरुआत करने के लिए। मास्टर ली जुनशुंग ने अनाउंस किया कि उन्होंने कुछ खास लोगों को बुलाया है ताकि जोड़ी उनसे प्रॉपरली मिल सके। फिर लिन जुनविन ने जोड़ी से अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसने बताया कि वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट का कॉम्बैक्ट एरिया का इंचार्ज है। बाद में पता चलता है कि वहाँ सब लोग बैटलफील्ड के एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। तीसरे डिस्ट्रिक्ट से याकुई, चौथे डिस्ट्रिक्ट से शिनजाकी और 5वें डिस्ट्रिक्ट से लुई जिनचू भी वहाँ मौजूद होते हैं। हमारा हीरो सबको पोलाइटली थैंक यू बोलता है, लेकिन रेड हेयर वाले लीडर हंसते हुए कहते हैं कि थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब एक फैमिली की तरह है। दुर्भाग्य से कुछ लोग डिनर पर नहीं आ पाए, जैसे 6ठे डिस्ट्रिक्ट का लीडर जो बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहा था और 7वें डिस्ट्रिक्ट का लीडर जो देश के बाहर था। जैसे ही वो 8वें डिस्ट्रिक्ट का लीडर की बात करते हैं, अचानक वो लीडर रेस्टोरेंट में अपेयर हो जाता है। सब उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वो बस थोड़ा लेट था और ज़्यादा देर रुक नहीं सकता। वो जल्दी से अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता है और कहता है कि अगर हानजॉन कभी जानलेवा खतरे में हो तो वो उसे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही बार। और इतना कहकर वो एक पल में गायब हो जाता है। वो लोग उसकी स्पीड देखकर हैरान रह जाते हैं। हानजॉन भी उसकी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो जाता है। तभी लिन जिनजिन उसे एक बॉक्स देता है जिसमें कई गिफ्ट्स होते हैं, कपड़े, आइटम्स और पावर्स जो जोड़ी की मदद कर सके। हीरो बहुत खुश होता है और सबको दिल से शुक्रिया करता है, लेकिन तभी सेलिब्रेशन का मूड खराब हो जाता है। एक मोटी बूढ़ी औरत रेस्टोरेंट में घुस आती है। वो चिल्लाती है कि बिना उसके खाना कैसे खा रहे हो। शिया हुई उसे देखकर शॉक हो जाती है और शर्मिंदा होती है, क्योंकि वो उसकी मौसी होती है। बूढ़ी औरत बदतमीजी से कहती है कि लड़की हमेशा घर पर खाना खाती थी और अब अपनी पावर मिलते ही मजे करने भाग गई। वो उसे बोलने का मौका भी नहीं देती और गुस्से में आगे बढ़ती है। सबके सामने उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले हानजॉन उसका हाथ पकड़ लेता है, अटैक को रोक देता है। मौसी गुस्से में हाथ छोड़ने की कोशिश करती है और हीरो पर चिल्लाती है कि बीच में मत आओ। वो इल्जाम लगाती है कि हीरो लड़की की पावर का फायदा उठाना चाहता है और पैसे भी मांगता है।
वो कहती है कि उसने लड़की को पालने में बहुत पैसे लगाए हैं। शिया हुई इस सब से बहुत गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाकर कहती है कि अब बस और नहीं, लेकिन बूढ़ी औरत और ज्यादा ड्रामा करती है। वो कहती है कि लड़की बदतमीज हो गई है और उससे भी उसने पाला है, और वो धमकी देती है, कहती है कि चौथे डिस्ट्रिक्ट का माना इस बात से खुश नहीं होगा। ये सुनकर लीडर्स एक दूसरे को देखते हैं। वो सोचने लगते हैं कि ये मामा कौन है। बूढ़ी औरत फिर हीरो पर चिल्लाती है, पूछती है कि वो खुद को क्या समझता है। वो मास्टर ली की तरफ उंगली उठाती है और पूछती है कि क्या वो हीरो का दादा है जो बिल पे करेगा। वो डिमांड करती है कि अगर लड़की को ले जाना है तो बदले में सोना, घर और गाड़ी देनी होगी। वो धमकी देती है कि अपने रिश्तेदार बुला लेगी जो तीसरे, चौथे और पांचवें डिस्ट्रिक्ट से हैं, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। ऐसी पागल हरकत देखकर और सब्र खत्म होने पर बूढ़ा मास्टर ली ने लीडर से कहा कि जल्दी से एक्शन लो और इस औरत को चुप कराओ। गुस्से में यंग लीडर तुरंत फोन करने लगता है। वो पूछता है कि सिक्योरिटी ने इस औरत को अंदर कैसे आने दिया। बूढ़ी औरत फिर धमकी देती है, कहती है कि उसे किसी से डर नहीं लगता क्योंकि उसके पावरफुल कॉन्टैक्ट्स हैं। तभी उसका फोन जोर से बजता है और पूरा सीन रुक जाता है। कॉल उठाते ही उसे दूसरी तरफ से जोर से डांट पड़ती है। उसे बताया जाता है कि आगे से उनका फैमिली रिलेशन खत्म हो गया है। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। मास्टर ली ठंडी मुस्कान के साथ पूछते हैं कि अब उसका पावरफुल कॉन्टैक्ट्स कहाँ गए। फोन पर मामा नू कहता है कि उसे इस मामले में इंक्लूड ना करे और औरत को ऑर्डर देता है कि जोड़ी को अकेला छोड़ दे। वो कहता है कि हान जॉन और शिया हुई अब बड़े लीडर्स के प्रोटेक्शन में है। ये सुनकर औरत के हाथ से फोन गिर जाता है। वो खुद भी शॉक में नीचे गिर पड़ती है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। रेस्टोरेंट के सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत आकर उसे बाहर निकाल देते हैं। वो चिल्लाती रहती है लेकिन उसे घसीट कर ले गया जाता है। मास्टर ली का सब्र टूट चुका होता है। वो एक प्रेशर अटैक से उस पर डरा देते हैं। इस एम्बैरेसिंग इंसिडेंट के बाद शिया युई सबसे माफ़ी मांगती है। वो अपनी मौसी के बिहेवियर से बहुत शर्मिंदा होती है, लेकिन मास्टर ली उसे तसल्ली देते हैं। वो कहते हैं कि अब उसकी नई फैमिली यही लोग हैं। हान जॉन उसका पार्टनर है और वो खुद उसके नए दादा हैं। वो दोनों को अपने साथ रहने को इनवाइट देते हैं। ये सुनकर शिया इमोशनल हो जाती है। आंखों में आंसू लेकर वो इनविटेशन एक्सेप्ट करती है। बहुत टाइम बाद उसे अपनापन महसूस होता है। एटमॉस्फेयर हल्का हो जाता है। सब डिसाइड करते हैं कि अब फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है और सब मिलकर खाना खाने बैठ जाते हैं। उसके बाद मास्टर ली उन्हें सिखाने लगते हैं कि खास डिशेस कैसे खाई जाती हैं। वो अलग अलग हंटर्स की एग्जाम्पल देते हैं। हीरो पूछता है कौन सा फूड बेस्ट होता है, फ्राइड, रोस्टेड या बॉइल्ड। मास्टर कहते हैं कि इसका कोई एक आंसर नहीं है, हर किसी का अपना स्टाइल होता है। यह सुनकर हान जॉन गहरी सोच में पड़ जाता है। तभी मास्टर नोटिस करते हैं कि उनका खाना गायब है। पता चलता है कि शिया हुई ने वो हान जॉन के लिए ले लिया। ये देखकर हीरो खुश हो जाता है। वो कहता है कि उनका बॉन्ड स्ट्रांग होगा। लिन जुनजुन फिर एक्सप्लेन करता है कि स्ट्रांग बॉन्ड से पार्टनर्स को स्पेशल पावर मिलती है। स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स दो फॉर्म्स ले सकते हैं, एक ह्यूमन फॉर्म और एक पावरफुल वेपन फॉर्म। वो एग्जाम्पल देता है कि लीडर्स की वाइफ्स भी बैटलफील्ड में लड़ रही हैं, लेकिन वो अलग अलग फाइट कर सकती हैं क्योंकि उनका बॉन्ड स्ट्रांग है। लिन जिनविन मजाक में कहता है कि ये तभी पॉसिबल है जब बॉन्ड और स्ट्रांग हो। जब हीरो से पूछा जाता है कि उसने ई रैंक पार्टनर क्यों चूज किया, हान जॉन अपनी स्पेशल एबिलिटी एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट ट्रिपल एस रैंक तक इवॉल्व हो सकता है। लीडर्स ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। उन्हें पहले कभी ऐसी पावर्स नहीं सुनी थी। हीरो कहता है कि वो किसी भी पार्टनर को रैंडम नहीं चुनता, वो सिर्फ उस पार्टनर को चूज करता है जिसमें हिडन डिवाइन पावर्स हो। हीरो का बूढ़ा मास्टर फिर उसे सीरियस वार्निंग देता है कि अपने इस स्पेशल पावर के बारे में कभी किसी को ना बताए। बाद में डिस्ट्रिक्ट लीडर्स मास्टर को बताते हैं कि ग्रेट एक्सिया का एरिया जर्क्स के खिलाफ 20% बढ़ गया है। ये सुनकर मास्टर बहुत खुश हो जाता है और सबको साथ टोस्ट करता है। सब मिलकर एक ब्राइट फ्यूचर का सेलिब्रेशन करते हैं। डिनर के बाद मास्टर ली जोड़ी को उनके नए घर छोड़ने जाते हैं ताकि वो आराम कर सके। हीरो मजाक में पूछता है कि क्या मास्टर इतना पीने के बाद नशे में है, लेकिन मास्टर हंसते हैं और कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। घर के अंदर जाते ही हान जॉन हैरान रह जाता है। उसने इतना बड़ा और शानदार महल एक्सपेक्ट नहीं किया था। मास्टर थोड़ी याद से खोकर कहते हैं कि ये घर उसकी पत्नी की यादों से जुड़ा है। यही वो जगह है जहां उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। हीरो ये सुनकर हैरान होता है।
वो सोचता है कि क्या उनकी वाइफ अभी भी यहाँ है। मास्टर की आंखों में उदासी आ जाती है। वो कहते हैं कि उनकी पत्नी बहुत पहले मर चुकी है। ये सब उस पुरानी जंग में हुआ था, जर्स के खिलाफ। दुनिया सिर्फ ली सुटसोंग को हीरो के रूप में याद करती है, लेकिन उसकी पत्नी की कुर्बानी भूल गई। हान जॉन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि उसने ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। मास्टर फिर ये एडवाइस देता है, कहता है कि अपने पार्टनर का हमेशा ख्याल रखो, क्योंकि शियाओई उसके स्पिरिट का दूसरा हिस्सा है। हीरो रिस्पेक्ट से मास्टर की उसकी पत्नी का नाम पूछता है। वो कहते हैं कि अगर नाम याद रहे तो वो कभी भूलेगा नहीं। मास्टर हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि उसका नाम लिंगमी था। वो बताते हैं कि उसने एक मॉन्स्टर को मारा था, लेकिन बाकी दो से लड़ते वक्त वो मारी गई। उसका बलिदान को याद किया जाना चाहिए। फिर मास्टर कहते हैं कि अब रेस्ट करने का टाइम है। कुछ घंटों बाद मास्टर अकेले बाहर बैठे होते हैं, आसमान की तरफ देखते हुए अपनी पत्नी को याद कर रहे होते हैं। तभी हीरो और शिया उसके पास आते हैं। वो कहते हैं कि वो उसका साथ देंगे। मास्टर को उन्हें देखकर पुरानी यादें याद आ जाती हैं। फिर वो कहते हैं कि अब ट्रेनिंग का टाइम है। वो हीरो को क्वा नाम के मार्शल आर्ट सिखाने वाले हैं। अचानक वो अपनी पावर से एक पेड़ को दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं, सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। फिर वो 8 बॉडी लॉक्स के बारे में बताते हैं। ये हिडन पॉइंट्स होते हैं जो अनलॉक होने पर बॉडी को मैक्सिमम पावर देते हैं। हीरो तुरंत उसकी मूवमेंट्स कॉपी करने लगता है, जैसे ही उसे पहले से सब पता हो। एनर्जी उसके बॉडी में फ्लो करने लगती है। मास्टर हैरान हो जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि हीरो इतनी जल्दी सीख गया। फिर मास्टर डिसाइड करते हैं कि रियल कॉम्बैट ट्रेनिंग करेगा। वो अपनी फुल स्पीड से अटैक करता है और हीरो के चेस्ट पर एक पावरफुल पंच मार देता है। हीरो दूर तक उड़ जाता है, जमीन पर गिरकर दर्द से चिल्लाने लगता है। बल्कि बूढ़ा मास्टर उसे समझाता है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। साथ ही वो क्लियरली खुश और सेटिस्फाइड होता है कि उसने अपने नए चेले को इतनी वैल्यूएबल ट्रेनिंग दी। दूसरी तरफ हान जॉन असली डेंजर समझकर अपने मास्टर से रिक्वेस्ट करता है कि फ्यूचर ट्रेनिंग इतनी वॉयलेंट ना हो। अगली सुबह क्वांटिंग एकेडमी में जोड़ी साथ चल रही होती है। शिया योई पूछती है कि क्या उसका चेहरा अभी भी दर्द कर रहा है। हान जॉन हल्का सा मुस्कुराकर कहता है कि काफी टाइम बाद उसने ऐसा दर्द फील किया है। रास्ते में उसका सामना कुछ बेवकूफ लड़कों से होता है। ये वैंग लामो और उसके फ्रेंड्स होते हैं। वो रेड हेयर वाली लड़की शाओमी का चमचा होता है। वो हीरो का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसका पार्टनर बहुत वीक है। शिया वही कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे इंसल्ट समझ नहीं आती। हान जॉन कामली कहता है कि वो बस अटेंशन चाहते हैं। दोनों उसे इग्नोर करके डायरेक्टर के ऑफिस में चले जाते हैं। डायरेक्टर सीरियस टोन में बताता है कि उन्हें फ्रंट लाइन पर भेजा जा रहा है। सिटी को बचाने के लिए उनकी जरूरत है। वो उन्हें ऑफिशियल ऑर्डर देते हैं और तुरंत रिपोर्ट करने को कहते हैं। ये सुनकर हान जॉन थोड़ा टेंस हो जाता है। डायरेक्टर भी मानता है कि मिशन बहुत टफ है। वो कहता है कि उसने डिसीजन चेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन फेल हो गया। लेकिन हीरो का डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होता है। वो कहता है कि यही उसका रास्ता है स्ट्रांग बनने का। ऑफिस से बाहर निकलते ही वांग लामो फिर से उसे प्रोवोक करता है। वो कहता है कि हीरो चाहे जितना स्ट्रांग हो, उससे बेटर लोग भी हैं और कुछ रूल्स होते हैं जो कभी नहीं तोड़ सकते। कॉरिडोर्स में उसके फ्रेंड्स फिर से हंसने लगते हैं। हान जॉन का फेस बिल्कुल शांत और सीरियस होता है। वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है कि वो इस प्रॉब्लम को खत्म करेगा। वांग लामो झूठ बोलकर उसे और भड़काता है। कहता है कि उसे रात शाओमी के साथ गुजारी और अब वो और स्ट्रांग हो गया है। ये सुनते ही दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। बिना सोचे समझे दोनों सीधा क्लैश करते हैं। उनके पंचेस टकराने की आवाज कॉरिडोर में शॉकवेव मेंटेन करती है, लेकिन टकराव की वजह से हाथ टूट जाते हैं। वो दर्द से चीख पड़ता है और रो भी पड़ता है। हान जॉन मौका देखकर उस पर एक और अटैक करता है। उसके चेहरे पर जोर का पंच मार देता है। एक ही मोमेंट में फाइट खत्म हो जाती है। वो जमीन पर बेहोश हो जाता है। हीरो और शाया वहां से निकल जाते हैं। तभी डायरेक्टर बाहर आकर नर्स को बुलाते हैं। वो इंजर्ड लड़की की हेल्प करने को कहते हैं। इसके बाद हान जॉन सीधा सर्विस काउंटर पर जाता है। वो ऑफिशियली काम कंप्लीट करना चाहता है। वहां जाकर वो रिसेप्शनिस्ट को कहता है कि वो स्पेशल स्क्वाड ज्वाइन करना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट थोड़ा सरप्राइज होता है। वो कहता है कि उससे पहले ही उनके बारे में बताया गया था। वो कंफर्म करता है कि यही वो टैलेंटेड स्टूडेंट्स है। फिर वो सिस्टम में डिटेल्स डालता है। टीम 0527 को रजिस्टर करता है, जिसका लीडर हान जॉन होता है।
उसके बाद वो उन्हें डिस्ट्रिक्ट सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करता है और फाइनली उन्हें एक रूम की तरफ भेज देता है। दरवाजा खुलते ही हान जॉन और शिया हुई दोनों शॉक हो जाते हैं। रूम पूरी तरह से गंदा होता है और जमीन पर कचरा बिखरा होता है। ये देखकर उन्हें काफी घिन आती है। अंदर एक रेड हेयर वाली औरत और एक लेजी आदमी बेड पर पड़े होते हैं। लगता है दोनों ने काफी शराब पी रखी है। रेड हेयर वाली औरत पूछती है कि तुम लोग कौन हो। हान जॉन कामली जवाब देता है कि वो टीम 0527 का लीडर है। ये सुनकर वो औरत हैरान हो जाती है। बेड पर पड़ा आदमी भी बात सुन लेता है। वो उल्टा मुंह करके कहता है कि इतने छोटे लड़के को कैप्टन बनाना इंसल्ट है। फिर वो दोनों को रूम से निकलने को बोलता है, जैसे वैसे उसे पता ही नहीं होता कि वो किससे बात कर रहा है। अचानक वो उठकर शिया उई को घूरता है और बड़ी बेशर्मी से पूछता है कि क्या वो उसकी पार्टनर बनेगी। ये सीधा इंसल्ट होता है हीरो के लिए। गुस्से में हान जॉन बिना सोचे उसके पास जाता है और उसके पेट पर जोर का पंच मार देता है। पंच इतना पावरफुल होता है कि आदमी के मुंह से खून निकल जाता है। वो हवा में उड़कर दीवार से टकराता है और फिर जमीन पर गिरता है। रेड हेयर वाली उसे याफिन कहकर बुलाती है और उसे कहती है कि नए कैप्टन के सामने तमीज से बात करे। फिर वो खुद वापस रेस्ट करने चली जाती है। याफिन उठकर पैसे मांगता है शराब के लिए, लेकिन रेड हेयर वाली उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। खड़ा होकर याफिन कहता है कि टीम बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। कंप्यूटर चलाना और वो टीम की रैंकिंग देखता है जो सबसे लास्ट होती है। वो कहता है कि स्टाफ कम होने की वजह से उन्हें लोअर डिस्ट्रिक्ट भेज दिया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट्स के डेंजरस जगह है जहां कोई रूल्स नहीं होते, जहां जीना बहुत मुश्किल है। अब जब उसका नशा उतर रहा होता है, वो कहता है कि उनके कुछ करना पड़ेगा। तब टीम की लड़की कहती है कि याफिन जैसा यूजलेस आदमी के साथ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जीने की इच्छा भी नहीं बची। लेकिन हांजन डिसाइड करता है कि वो सबको प्रूव करेगा कि वो सब मुश्किलों से लड़ सकता है। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए वो कॉन्फिडेंस से कहता है कि वो इस टीम को एलाइट टीम बना देगा। फिर हीरो किचन में जाता है रेड हेयर वाली से बात करने। वो उसके पास बैठता है और अपनी स्पेशल पावर यूज करके उसकी असली नाम पता कर लेता है। ये देखकर वो लड़की शॉक हो जाती है। जब वो पूछती है कि तुम असल में कौन हो, तो हीरो कामली कहता है कि ये उसकी पावर्स का सिर्फ एक छोटा पार्ट है। फिर वो उसे समझाता है कि वो टीम के लिए इम्पोर्टेंट है और सब मिलकर टीम को ऊपर ले जा सकते हैं। आखिर में हीरो एक डील ऑफर करता है। कहता है कि मिशन की अर्निंग का आधा हिस्सा उसका होगा। उसे सिर्फ टीम वर्क चाहिए, दुश्मनी नहीं। लड़की कुछ देर तक उसे देखती रहती है, उसके इंटेंशन को समझने की कोशिश करती है और फिर ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। वो सिंपैथी से नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए मानती है। हीरो उसे कहता है कि अवेलेबल मिशंस चेक करे। लड़की बताती है कि सिस्टम में 3 सुटेबल मिशंस हैं, लेकिन सारे मिशंस बहुत इजी थे और सिर्फ उन्हें करके ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता। इसलिए हमारा हीरो हान जॉन डिसाइड करता है कि वो सबसे हाई पॉइंट्स वाला मिशन चूज करेगा। बिना झिझक के उसने जर्क्स को एलिमिनेट करने वाला मिशन सिलेक्ट कर लिया। ये सबसे डेंजरस काम था, लेकिन रिवॉर्ड भी सबसे ज्यादा इसी में था। रेड हेयर वाली हंग युंगी तुरंत उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि ये पागलपन है, क्योंकि इस मिशन के लिए कम से कम 6 एक्सपीरियंस फाइटर्स चाहिए। फिर भी हान जॉन बस मुस्कुरा देता है। वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो सब कुछ अकेला हैंडल कर लेगा, जैसे ये उसके लिए एक सिंपल टेस्ट हो। सीन शिफ्ट होता है कुछ गुस्से में भरे लोगों पर। उन्हें पता चलता है कि मिशन किसी और ने ले लिया है। वो डिसाइड करते हैं कि जिसने मिशन लिया है उसका पीछा करेंगे।